गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 9 नवंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जो पहला आर्टिकल हमारा है वो है कि इथिक्स का जो पैनल ड्राफ्ट निकल के आया, इथिक्स कमेटी होती है लोकसभा के अंदर, और उसका जो पैनल ने ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाई है उसने ये रिकमेंड किया है, उसने ये सुझाव दिया है कि जो एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोहित्रा हैं, जिनका फ़ोटो भी यहाँ पे देख पाएंगे, इनको निकाल देना चाहिए, इनको निष्कासन कर देना चाहिए। केस क्या था उस पे आने से पहले देख लेते हैं हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस के मेंस पेपर 2 के अंदर, जो हमसे जानना चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि हमारे संविधान के बारे में, जिसके अंदर आपसे सवाल पूछे जाएंगे पॉलिटी के लिए और जिसके अंदर आपसे सवाल पूछे जाएंगे गवर्नेंस में। तो ये उस पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और चलिए अब देखते हैं कि कैसे यहाँ पे बात क्या हो रही है। बात हो रही है कि जो महुआ मोहित्रा है उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था अपोजिशन के लीडर के द्वारा, नॉट लीडर मतलब अपोजिशन के कुछ एमपी थे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि ये जो है इन्होंने किसी जो बिजनेसमैन है या कंपनी है, जो कि हीरा धानी एक कंपनी ने उसके बाद बोल भी दिया, बिजनेसमैन है वो, उन्होंने बोल भी दिया कि हाँ इन्होंने ऐसा किया है। तो बिल्कुल इसकी बात भी हो गई है, लेकिन इन्होंने किया क्या? तो इन्होंने किया क्या था कि इन्होंने कोई बिजनेसमैन को ऐसे बोला कि आप एक काम करिए, मैं आपको अपना आईडी और पासवर्ड दे देती हूँ, ठीक है। लोकसभा का जो डिस्कशन होता है बहुत सारे आवर होते हैं, हाफ एन आवर होता है या फिर और कुछ भी होते हैं, तो उसके ऊपर ये बोलती है कि मैं आपको लोकसभा की, क्योंकि आजकल डिजिटलाइज्ड हो गया है, अब आपको वहाँ पे बैठ के अपने सवाल उठाने ज़रूरी नहीं है, आप लोग अपनी टैबलेट से, अपने फ़ोन से वहाँ पे कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो लोकसभा के अंदर डाल सकते हैं और आपके सवाल का जवाब जैसे भी होगा, 4-5 तरह के सवाल होते हैं, राइट। रेड होता है, स्टार्ड होता है, अनस्टार्ड होता है, प्राइवेट मेंबर का होता है, तो ऐसे सवाल होते हैं। आप उन कैटेगरी में से जो भी आपकी कैटेगरी ठीक बैठती है आप उनके अंदर अपने सवाल को डाल दीजिए। तो इन्होंने अपना आईडी और पासवर्ड दिया किसके बदले में? ब्राइब के बदले में, कि आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए और आपको जो अपने इंटरेस्ट से आपको जैसा सवाल पूछना है वैसा सवाल आप लोकसभा से पूछ लीजिए। तो ऐसा इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है। उसके बाद ये इथिक्स की कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी जो कि ऑलरेडी एक स्टैंडिंग कमेटी है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर, उससे ये सवाल पूछा जाता है कि अब इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो अब उसकी रिपोर्ट में ये ड्राफ्ट निकला है कि इनको बाहर निकाल देना चाहिए। हालांकि बहुत सारी और भी बातें हुई कि कैसे इनको बार बार मीटिंग्स पे बुलाया जा रहा था। इन्होंने दोष ये लगाया है, दोबारा से एलिगेट किया है कि जो कमेटी के जो चेयरमैन थे उन्होंने इनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया, और इन्होंने ओम बिरला स्पीकर को ये भी लिखा कि उन्होंने उनका वर्बली यानी कि बातों से उनका जो होता है वस्त्र हरण वो कर लिया था इतने बुरे तरीके से, और इसी वजह से जो 9 मेंबर्स थे वो लोग, जो और मेल मेंबर्स थे वो लोग वहाँ से बाहर आ गए थे, मतलब कमेटी की मीटिंग्स को छोड़ के आ गए थे। लेकिन जब बात होती है कमेटी के चेयरमैन से तो वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और मैंने सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड उनसे बातें की थी जो केस से रिलेटेड थी। हालांकि वो कॉर्पोरेट नहीं कर रही थी, वो बता नहीं रही थी, और इसी वजह से फिर वो गुस्सा हो गई, कमेटी को छोड़ के बाहर चली गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कब से एयर पोल्यूशन के बारे में बातें हो रही हैं, लगातार हम देख रहे हैं सीवियर कंडीशंस क्या होती हैं, और उसी से मद्दे उसी के नज़र रखते हुए एक आर्टिकल छापा गया है जो कि है कि पॉसिबल आंसर टू फॉर्म फायर्स, न्यू राइस वैरायटी कैन रिप्लेस पूसा 44। क्या हुआ था कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब इन्वेस्टिगेशन किया या सुप्रीम कोर्ट जब आगे बढ़ा, उन्होंने इस पिटीशन को लिया, इस पे बातें पूछी। कल ही हमने पढ़ा था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो रिस्पॉन्सिबल एसएचओज हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है जो, उसका ये काम है कि वो अपने अपने एरिया के अंदर जितनी भी वाइल्ड फायर्स वगैरह हो रही है उनको बंद करवाए या उनके ऊपर नज़र रखे। आगे से अगर कोई भी ऐसा होता है तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी? ये एसएचओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी, और जो कि किस में होता है? पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का ये पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे पता चलता है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की जो
स्टेट्स हैं, इनको डायरेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बोला है कि वो लोग, गवर्नमेंट जो है वहाँ की, वो कुछ ऐसे मेजर्स उठाए जिससे स्टपल बर्निंग रोकी जा सके। और स्टपल बर्निंग है क्या, जो आपकी खेत होती है उसके अंदर जो फसल होती है, फसल को जब कोई क्रॉप यानी कि फसल का जो रेसिड्यू बच जाता है, यानी कि जिसका अब इस्तेमाल नहीं हो सकता, उससे क्रॉप से जो चाहिए था वो आपने निकाल लिया, और वो जो बचा हुआ रेसिड्यू होता है उसे बोला जाता है स्टपल। और उसी स्टबल को जला देने के बाद बनता है स्टपल बर्निंग। यहाँ पे सॉल्यूशन की बात हो रही है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि एक वैरायटी ऐसी है जो कि ज़्यादातर पंजाब के अंदर उगाई जाती है, जो स्टपल बर्निंग का मुख्य कारण है। और हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन एक्सपर्ट का ये मानना है कि वो बात कर रहे थे पूसा 44 के बारे में, यानी कि पूसा 44 के बारे में। तो ये राइस की ऐसी वैरायटी है जो बहुत ज़्यादा कारण बनी हुई है, इसको लोग ज़्यादा जलाते हैं। क्यों जलाते हैं वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी जो सीएम है पंजाब के, उनका ये कहना है कि नेक्स्ट ईयर से ये स्टपल जो है, क्रॉप जो है, वैरायटी जो है, इसको बैन कर दिया जाएगा पंजाब के अंदर। तो ऐसा वहाँ का स्टेटमेंट है। अब हम देखते हैं इसके अलावा कि ये स्टपल बर्निंग में इतनी अहम भूमिका क्यों निभा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये जो पूसा 44 होता है, इसको कम से कम मैच्योर होने में, यानी बीज डालने से लेके, बीज तो नहीं होता, इसकी धान की खेती होती है जो उसको वैसे लगाया जाता है, तो खैर इसका सोविंग से लेते हुए, इसको बोने से लेते हुए, इसको उगने तक, यानी कि मैच्योर होने से कम 155 से 160 दिन चाहिए होते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं जो फार्मर्स जो होते हैं वो इसको लगाते हैं जब, मतलब कि लेट अक्टूबर तक वो इसको काट पाते हैं, मतलब अक्टूबर का जो लेट पार्ट होता है उसमें इसको काट पाते हैं, और उसके बाद उन्हें नवंबर मिड तक नई जो उनकी विंटर की क्रॉप्स है उनको लगा देना चाहिए। और इसी वजह से फील्ड को तैयार करने में, खेत को तैयार करने में उनके पास बहुत कम समय होता है। 15 से 20 दिन का टाइम ये बहुत मुश्किल से ले पाता है। उसके अंदर इसको अलग करना, फिर फील्ड को जोतना, खाद जो भी उनको चाहिए वो सब करने में बहुत कम टाइम बच जाता है, और इसी वजह से फार्मर्स इसको जलाना को प्रेफर करते हैं। अब बात आती है कि फार्मर्स इसको बोते क्यों हैं। फार्मर्स इसको ज़्यादा इसलिए उगाते हैं क्योंकि इसकी जो यील्ड है, यानी कि आप अगर जानेंगे कि 1 एकड़ के अंदर जो इसका निकल के आता है क्वांटिटी, वो और वेराइटीज से बहुत अच्छी है। आप 1 एकड़ ऑफ द एरिया, 1 एकड़ के जो खेत होता है उसके अंदर आप कोई भी, या फार्मर जो भी होता है, वो 35 से 40 क्विंटल तक के खेत जो धान है या जो चावल है, राइस है, उसको निकाल पाते हैं। ठीक है, 35 से 40 क्विंटल, यहाँ पे क्विंटल क्वालिटी निकल के आती है, और इसी वजह से वो लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसी वजह से वो ज़्यादा इसको बोना चाहते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी एक्चुअली में IARI, ये न्यूज़पेपर में नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, इसका मतलब होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो IARI जो कि न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेड है, उन्होंने उनके जो साइंटिस्ट हैं जो कि प्रौले कुमार बाउमिक हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि एक नई ब्रांच है CB 501 जो काफ़ी अर्ली, मतलब वैसे इतना भी ज़्यादा तेज़ी से मैच्योर नहीं होती है, लेकिन एटलीस्ट उसकी जो स्टीम है वो ज़्यादा अच्छी है। और दूसरा, वो इससे अर्ली, यानी कि 100 जहाँ इसको लग रहे हैं 140 से 160 दिन, 160 दिनों तक का, वो टाइम ले रही है सिर्फ 120 दिनों तक का, 120 से 125 दिनों तक का। तो लोग एक तो CB 501 पे जा सकते हैं। सेकेंडली, वो एक और ऑप्शन है कि आप जो पूषा है, पूषा की वैरायटी के अंदर ही उन्होंने चेंज किया, उसी के जीन आप कह सकते हैं कि मॉडिफाई किया है, और उन्होंने एक नई वैरायटी लाई है पूषा के अंदर ही। उसका अब नाम क्या होगा, पूषा 2090। तो ये पूसा की जो वैरायटी है, पूसा 2090 इसको बोल सकते हैं, इसका टाइम लगेगा अगेन 120 से 125 दिन, और इसके बाद आपका क्या होगा, आप इसको निकाल सकते हैं। सेकेंडली, इसकी जो यील्ड होगी वो भी कम नहीं होगी, बल्कि जो अभी तक राइस जो मिलता था पूसा 44 के अंदर, उससे भी ज़्यादा राइस यहाँ पे मिलेगा। तो ये एक तरीके का यहाँ पे कहीं ना कहीं सॉल्यूशन दिया गया है। तो क्या इससे पहले कहीं पे पूसा जो है उसकी टेस्टिंग हुई है, या पता कैसे चल रहा है कि वो ऐसा करेगा? तो हाँ, कोई भी चीज़ आपको मार्केट में उतारने से पहले जो भी इंस्टीट्यूट होता है वो उसको अपने फील्ड एरिया के अंदर चेक करता है। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे इसकी भी टेस्टिंग हुई है, जो कि कराई गई है ऑल इंडिया
ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड राइस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ट्रायल्स के अंतर्गत। तो यहाँ पे इस जो प्रोजेक्ट है इस ट्रायल के अंतर्गत इसकी टेस्टिंग हुई है, 2020 में हुई है, 2021 में हुई है, 2022 में हुई है। और अब इनको फार्मर्स जो कि दिल्ली एनसीआर में है 2 सीजन से, वो भी इनको दे दिया गया था कि आप लोग भी इसका इस्तेमाल करिए। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो एक तरीके से टेस्टिंग की थी। तो इसीलिए इसका जो कल्टीवेशन है वो हम बता सकते हैं कि इस पर चेंज करा जा सकता है पंजाब के जितने भी फार्मर्स हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एडिटोरियल पेज पे, जहाँ पे आर्टिकल आया है ओड एंड इवन ऑफ दिल्ली एयर। तो ये हम देख ही चुके हैं। इसमें बस ऑथर यहाँ पे यही बताना चाहते हैं कि ये सीजनल है, मतलब आप इसको कोई भी अगर प्रॉब्लम है, जैसे पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम है, उसको आप सीजनली ठीक नहीं कर सकते। हमने कैसे देखा 2016 से ओड एंड इवन चल रहा है, उसके इम्पैक्ट भी हमने देखे थे कि इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ 4-5 कहीं कहीं पे जो पीएम है पर्टिकुलर मैटर जो है वो कम हो जा रहा है, 2%, कहीं पे 5% तक भी कम हुआ है एयर में। लेकिन इसके अलावा जब बात होती है कि क्या ये सोल्यूशन है, तो नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है। अब ऑलमोस्ट 8 साल हो चुके हैं और कोई सोल्यूशन इसका दिखाई नहीं दे रहा है। सेकेंडली पोल्यूशन एयर का पोल्यूटेंट सिर्फ व्हीकल बेस्ड नहीं है। हमने कल भी देखा था कि कैसे जो पोल्यूशन के सोर्स है एक्चुअली वो सिर्फ मैन मोड 2 तरीके से हो सकता है। पहले तो कैसे हो सकता है, नेचुरली हो सकता है। सेकंड कैसा हो सकता है पोल्यूशन, सेकंड हो सकता है एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मैन मेड। तो ये 2 तरीके से हो सकता है। नेचुरल में भी इसके सोर्सेज होते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक वगैरह या फिर ज़्यादा जो विंड वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें उसको नहीं करने वाली हैं। तो इसी वजह से ये भी हो सकते हैं। अगेन जो एंथ्रोपोजेनिक होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे अभी एयर के अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का बढ़ने के कारण क्या क्या है, एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड अगेन अर्थक्वेक से निकल के ज़्यादा आती है, वोल्केनिक से ज़्यादा आती है, फिर लाइटनिंग कहीं पर हो जाती है, ठीक है, लाइटनिंग, तो वहाँ से नाइट्रोजन निकलती है। तो इसी तरीके से बहुत सारे और रीजंस हैं। यहाँ पे आप इंडस्ट्रीज़ लगा लीजिए, इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे फिर हमारा मैनमेड क्या आता है, व्हीकल्स आता है, कंस्ट्रक्शंस आते हैं ज़्यादा। अगेन सबसे ज़्यादा 40% जो कॉन्स्टिट्यूएंट करता है वो क्या है, स्टपल बर्निंग आता है, जिसकी हमने बात भी की। तो ये बहुत सारे रीज़न ऐसे हैं एयर पोल्यूशन के जो इस तरीके से काम करते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया वर्ल्ड में सबसे टॉप पे आता है। टॉप जो 15 कंट्रीज़ हैं उनमें से इंडिया के अंदर जो टॉप 30 सिटीज़ निकाले तो उसमें से 15 सिटीज़ खुद इंडिया के अंदर है। अगेन दिल्ली की जो सिटी है इंडिया में वो सबसे ज़्यादा वनरेबल है इस जगह पे। क्यों वनरेबल है, क्योंकि दिल्ली एक लैंडलॉक सिटी है। आपको ऊपर से दिल्ली को कुछ भी जाने से, हवाई पोल्यूशन को बाहर जाने से क्या रोक लेता है, हिमालय रोक लेता है। हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, इधर जाने से अगर नहीं जा पाते हैं क्योंकि विंड उस तरफ की नहीं होती है, नीचे फिर से लैंड है। आप बात करेंगे मुंबई का, तो हमने कैसे देखा था कि मुंबई के पोल्यूशन ज़्यादातर सी उसको बार बार अपने वहाँ पर ले जाता है, मतलब उसको ऑलरेडी साफ़ करता रहता है क्योंकि कोस्टल सिटी है। तो इसलिए दिल्ली जो है वो इम्प्रूव नहीं कर पाती है बहुत ज़्यादा। और यहीं पर ऑथर ये भी बताना चाहते हैं कि कैसे जो ये सीजनल बेस्ड है कि आप सीजन में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को टारगेट कर रहे हो, उसका सॉल्यूशन ना पहले निकला है ना अब आने वाला है। क्योंकि अगर आप एक जैसा ही काम करते रहोगे किसी भी स्थिति में, आप ये चाहते हो कि रिजल्ट कुछ और आ जाए। मैं प्रयत्न एक ही जैसे कर रहा हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके जो रिजल्ट है वो कुछ और आ जाना चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। आप अगर काम एक कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी एक ही तरीके से कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी वैसा ही आएगा जैसा पहले आता था। लेकिन अगर आप अपनी अप्रोच को बदल देंगे, आप अपने काम करने के ढंग को बदल देंगे, तो हो सकता है कि रिजल्ट निकल के आए, वो डिफरेंट निकल के आए। और इसी तरीके से यहाँ पर रोहित नेगी जिन्होंने आर्टिकल लिखा है वो भी बताते हैं कि कैसे लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस की यहाँ पर बात होनी चाहिए। ज़्यादा क्रिटिकल जंक्शंस है ये, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल्स लेवल पे, यानी पॉलिटिकल जो लेवल है उन लोग वहाँ पे ट्रस्टीज़ को सेंस डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, अपने इंटरेस्ट को सामने लाना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शन वगैरह में कहीं काम नहीं आता है, ज़्यादातर इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, मतलब एज अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस में। लेकिन उनको ज़्यादा इस पे ध्यान देना चाहिए। और यहीं पे होते हुए जो टॉप लीडरशिप अकम्पनाइड है, जैसे कि डिवाइस वॉइसेस कुछ करना चाहते हैं, कोई एक्ट लाना चाहते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ ने जो लेके आए हैं, यूएन के जो
है, पेरिस के जो गाइडलाइंस है, बर्लिन की गाइडलाइंस हैं, तो इन सभी जगहों पे वन हेल्थ के ऊपर इन सभी चीज़ों का मिक्सचर करके इंडिया में भी लागू करना चाहिए और उन्हीं बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं द आइडिया पेज पे, जो कि बात करता है क्वेश्चन ओवर एम्प्लॉयमेंट। ईशान बख्शी जी इस आर्टिकल को लिखते हैं, ये बताते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट कहाँ पे, इम्पोर्टेंट हमारा हो जाता है जीएस पेपर 3 में, क्योंकि बात करता है एम्प्लॉयमेंट की, इकोनॉमी की। सेकेंडली इम्पोर्टेंट हो जाता है ऑल्सो इन आवर पेपर जीएस पेपर 2 में, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है मेनली वुमेन सेंट्रिक, ठीक है, वुमेन सेंट्रिक। और जब वुमेन सेंट्रिक बात हो रही है तो ये किस पेपर में आ जाता है, आ जाता है सोशल जस्टिस में, क्योंकि हमारा ये सबसे बड़ा एक कहीं ना कहीं वो है कि एम है, ये ऑब्जेक्टिव है कि जो वुमेन है उनका लेबर पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाया जाए, उनको भी अधिकार मिले कि वो घर की बाउंड्रीज से बाहर निकल के अपना योगदान जो है इकोनॉमी के अंदर उसको दे पाए। तो अच्छी बात ये बताते हैं कि कैसे जो एग्रीगेटेड लेवल निकला है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसको निकालता कौन है, कि कौन ये लेबर जो होता है वो कौन देता है। तो ये इसको निकालता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे, तो LFPS द्वारा निकाला जाता है। LPF जो है वो हर साल होता है, यानी एवरी ईयर ये जो है अपना डाटा वो निकालते हैं। यहाँ पे ऑथर ने वो और सभी पार्टिसिपेशन निकालता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो औरतों को ध्यान में रखते हैं, नहीं, वो हर किसी का निकालते हैं। लेकिन ऑथर ने आर्टिकल लिखा है वो सिर्फ वुमेन सेंट्रिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए लिखा है, और वो बताते हैं कि कैसा सभी एजेस का, सभी अगर सभी औरतों को इकट्ठा कर दी जाए, इररिस्पेक्टिव वो गाँव से है, वो शहर से है, वो 15 साल से ऊपर है, वो 60 साल से नीचे, तो ऐसा कोई मायने नहीं रखता है, सभी को इकट्ठा कर दिया जाए, तो ये देखने को मिलता है कि कैसे 2017 में जहाँ पे डाटा 36.9% था पूरे इंडिया का, कि वहाँ से इतनी वुमेन या जो भी है मतलब एम्प्लॉयमेंट में किसी काम में भाग ले रही हैं, वो बढ़ के 2022-23 में 42.4% हो चुका है, ठीक है, 42.4%। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसमें भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे रूरल जो वुमेन है, यानी गांव की जो वुमेन है, ग्रामीण जो औरतें हैं, उनका पार्टिसिपेशन का रेट और भी ज़्यादा स्पीड से ऊपर उठता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि जहाँ 2017-18 में ये सिर्फ 18% था, वहाँ 2022 में ये होके बढ़ गया है ऑलमोस्ट 30.5% तक, ठीक है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑथर को लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा पहले भी हुआ था। ऐसा कब हुआ था, एक बार 1999 से लेते हुए ये पहले हुआ था 2005 तक। ये तब देखा गया था जब जो डिस्ट्रेस है, यानी कि फैमिली के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा आ रहे थे और औरतें ज़्यादा आगे बढ़ के काम कर रही थी। कारण वही निकल के आ रहा था कि उनको वो काम करना पड़ रहा था, मतलब वो कर नहीं रही थी क्योंकि स्ट्रेस था, क्योंकि इकोनॉमिकली वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उनका फैमिली को हेल्प करना चाहती थी। तो इसी तरीके से जब अब देखा गया है कि इकोनॉमिक कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ रहा है, तो ये इसीलिए भी हो सकता है कि वो लोग जानबूझकर बाहर निकल रहे हैं, ना कि एम्पावर करने के लिए, बल्कि सिर्फ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो यही यहाँ पे ऑथर का कहना है कि ज़्यादातर ये ऐसा ही दिखाई देता है। और ये ऑथर यहाँ पे ये भी बताते हैं कि स्टेट वाइज देख ले या कैसे भी देख ले, डाटा वही है, थोड़ा अच्छा है। जैसे कि जो मतलब थोड़ी सी ज़्यादा वैसी स्टेट्स है, लो इनकम स्टेट्स है, जैसे उड़ीसा और राजस्थान, वहाँ पे भी औरतों का लेवल जो एजुकेशन का हो या अनएजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड वुमेंस जबकि सबसे ज़्यादा निकल के आ रही हैं, वो ज़्यादा काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर से ये बताते हैं कि इनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो ऐसे कोई मंथली नहीं है कि मंथली इनको कोई जॉब मिल रही है, बल्कि ये ज़्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ज़्यादातर लेडीज़ काम कर रही हैं दूसरों के घरों के अंदर, तो वो उस तरीके से एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसी वजह से इनका जो एनुअली मंथली रेंज निकल के आती है खुद के काम की, तो कहाँ 2017 में वो 3000 रुपये पर मंथ के अराउंड था, और 2022-23 में अब वो निकल के आया ऑलमोस्ट 5000 तक का। ऑथर ये भी बताते हैं कि कैसे ये जो डाटा है या ये जो कमाई है वो उस स्पीड से नहीं बढ़ी है जिस स्पीड से लाइन में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यानी कि महंगाई दर बढ़ रही है। तो यहाँ पे भी ये एक मुद्दा यहाँ पे बन जाता है कि ठीक है, वैसे तो ये बढ़ रहा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है जितनी स्पीड से महंगाई की दर बढ़ी है, चीज़ों की दर बढ़ी है। और इसके अलावा बात करते हैं तो ऑथर यहाँ पे ये भी बताते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब ओवरऑल जो हमारी
इकोनॉमी बढ़ रही थी, घट रही थी, यानी कि 6% से इकोनॉमी जीडीपी वगैरह कम हो रही थी पेंडेमिक के लेवल पे, लेकिन सिर्फ वही टाइम था कि उस समय पे एग्रीकल्चर की ने इकोनॉमी को, जीडीपी को बनाए रखा हुआ था, क्योंकि एग्रीकल्चर लगातार तब भी बढ़ रहा था 4% की ग्रोथ के साथ, 4% की ग्रोथ के साथ वो हर साल बढ़ा है। तो ये कुछ डाटा था यहाँ पे। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सप्लेन्ड पेज की तरफ, और यहाँ पे बात होती है इलेक्टोरल बॉन्ड एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट, हाउ दे आर डिफरेंट, कि इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है वो कैसे डिफरेंट थे। तो पेपर अगेन किस चीज़ में इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर हो जाता है हमारे जीएस पेपर 2 के अंदर। और चलिए देखते हैं कि क्या बात हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर बहुत सारा मुद्दा बना हुआ है। उससे पहले 2013 के अंदर इलेक्टोरल ट्रस्ट को लेके आया गया था, और इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या था, इलेक्टोरल ट्रस्ट जो था वो कांग्रेस द्वारा लाया गया था, जिसके अंदर आप ये एक ट्रस्ट बना दिया गया है। उसके अंदर कोई भी इंसान, कोई भी कंपनी, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, एनीवन, वो आके यहाँ पे क्या कर सकते थे, जितना पैसा उनको पॉलिटिकल पार्टीज को लिए देना था, दान देना था, उसको यहाँ पे इकट्ठा करवा सकते थे, और इस ट्रस्ट को फिर दिया जाता था पॉलिटिकल पार्टीज को, जितना वो जिस पार्टी को देना चाहते थे। तो ये एक सिस्टम चलता था, इसके अनुसार अगर हम देखेंगे। लेकिन इसमें और पॉलिटिकल जो बॉन्ड है उसके अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस था कि नॉट पॉलिटिकल, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोल जो बॉन्ड होता है वो हमने बहुत बार देखा है, खासकर चल रहा है पिछले 8-10 दिनों से। लेकिन फिर से एक बार इसकी चीज़ों को देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड होता क्या। इसको इशू करता है एसबीआई, सिर्फ एक ही ये कंट्री का बैंक है जो इसको इशू कर सकता है। एसबीआई इसको 1000 से बना के और ऐसे 10,000 इस तरीके से इशू करता है डिनोमिनेशन के अंदर, और इन्हीं के अंतर्गत आप चाहें तो 200 करोड़ खरीद लीजिए, कितना भी खरीद लीजिए, कोई अपर लिमिट है नहीं इसके ऊपर कि कितना आप दान देना चाहते हैं। नेक्स्ट हम निकल के आए कि इसके बारे में और क्या है। अभी ये अक्टूबर, 4 महीनों में इसको 10-10 दिन के लिए इशू करा जाता है, जैसे कि जनवरी में होता है, फिर अप्रैल में होता है, फिर अक्टूबर में होता है, एंड देन होता है नवंबर में। तो जनवरी अप्रैल का ये ख़त्म हो गया, नवंबर 3 से ऐसा माना जा रहा है कि दोबारा से ओपन हो चुका है, नवंबर 3 से दोबारा। अब ये 10 दिन तक, नवंबर 13 तक चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। नवंबर 13 तक जिसने भी इन बॉन्ड्स को खरीद लिया है उनके पास होते हैं 15 दिनों का समय कि अब वो इनको जाके जिस भी अकाउंट में वो जमा करवाना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उसमें जाके उसको दें। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जो आपका बॉन्ड होता है, इस पर जो लेने वाला है उसका कोई नाम पता कुछ भी नहीं होता है, मतलब डोनर की प्राइवेसी बहुत ज़्यादा है, उसका किसी को पता नहीं चलेगा कौन डोनर था, किसने किसको दिया। अब यहाँ पे है कि डिफरेंस क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट में, तो यही डिफरेंस है, मेनली डिफरेंस यही है कि अब क्या है, पहले क्या होता था कि पॉलिटिकल जो ट्रस्ट होते थे, अगर वहाँ पे किसी एक ही वो इंडिविजुअल है या कंपनी उन्होंने किया तो वहाँ से पता लगाना बहुत इजी था। और वैसे भी उनको सारा, यानी कि पॉलिटिकल ट्रस्ट में जिनने भी यहाँ पे डाटा दिया है, डोनेशन दिया है, उन लोगों का नाम, या फिर अगर कोई फॉरेनर है तो पासपोर्ट नंबर जो होता है, ये सब कुछ उनको देना पड़ता था। किसके सामने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने, ईएसआई के सामने डिस्क्लोज करना पड़ता था। सबको पता होता था कि किस इंडिविजुअल ने किसको कितने पैसे दिए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड में डिफरेंस बस यही है कि यहाँ पे आपका नाम, आइडेंटिटी नहीं देनी होती, रहतर जितना पैसा आया है सिर्फ उसको गवर्नमेंट पार्टीज़ को जाके ईएसआई के सामने रखना होता है कि देखिए हमें इतने करोड़ रुपए मिले हैं या इतना मिला है। अब हम देखते हैं कि आया कब था, तो 2018 में जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो सबसे पहले आता है। ठीक है, और ये कब आता है इलेक्टोरल ट्रस्ट? इलेक्टोरल ट्रस्ट आते हैं 2013 के अंदर। अगर हम डाटा को देखें तो इलेक्टोरल ट्रस्ट का 2-3 साल का डाटा ये बताता है कि लगभग 72% जो डोनेशन होते हैं वो डायरेक्टली दिए जाते हैं बीजेपी गवर्नमेंट को। और जब हम देखते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का यहाँ पे 2018 यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड और यहाँ पे इलेक्टोरल ट्रस्ट, तो वहाँ पे डाटा निकल के आता है 57% की 57% जो वोटिंग है, डोनेशन है, वो दी जाती है बीजेपी को। हालांकि आपको परसेंटेज में कम दिख रहा होगा, लेकिन एक और मैं चीज़ आपको बता दूं कि इलेक्टोरल ट्रस्ट के अंदर डोनेशन कम आती है, हमेशा से ही कम आती रही है, बहुत कम। लेकिन जिस साल इलेक्टोरल बॉन्ड बना था उस साल में ये 5 गुना बढ़ गई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर जो पैसा आया, देखिए आप 2017-18 में यहाँ पे देखिए इलेक्टोरल ट्रस्ट के अंदर पैसा दिया गया है 194 करोड़ का, पूरा डोनेशन है ये। और इलेक्ट्रल बॉन्ड के अंदर उसी साल के अंदर पैसा आया है 9,208 करोड़। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा ये डबल्स, कितना ज़्यादा आपको ये दिखेगा। तो यही यहाँ पे एक डिफरेंस है कि
इसमें पैसा बहुत ज़्यादा आता है, तो परसेंटेज से भी इसके अंदर जितना पैसा जाएगा वो भी बहुत ज़्यादा जाएगा। आप देख सकते हैं कि आज तक किसी भी इलेक्टोरल ट्रस्ट में 500 करोड़ से ज़्यादा का डोनेशन नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे 2021-22 में ही कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे 14,940 करोड़ तक का डोनेशन यहाँ पे हो चुका है इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर। तो यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसके अंदर डोनेशन ज़्यादा आता है, ये हमने डिफरेंस देख ही लिया है। और चलिए आप लोग समझ ही गए होंगे कि इनमें फ़र्क क्या है। हालांकि अभी भी दोनों चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड आए तो इलेक्टोरल स्कीम तो जो ट्रस्ट की वो ख़त्म हो गई थी, नहीं, अभी भी ट्रस्ट भी चलता है, इलेक्टोरल बॉन्ड भी चलता है। नेक्स्ट हम चलते हैं हु रन्स गाज़ाज हेल्थ मिनिस्ट्री। गाज़ा की जो हेल्थ मिनिस्ट्री उसको कौन चलाता है, तो कैजुअलिटी डाटा वगैरह देखिए हमारे पेपर के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर श्योर, तो इसलिए बहुत छोटे में और शॉर्ट में बता देती हूँ कि गाज़ा की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, पहली बात तो गाज़ा पे रूल कौन करता है, गाज़ा का जो हमास ग्रुप है वो पॉलिटिकली 2005 पे उन्होंने जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी उनको हरा दिया था, तो वेस्ट बैंक पे रूल आया था यहाँ पे पैलेस्टाइन अथॉरिटी का यानी कि पीए का, और यहाँ पे गाज़ा के ऊपर रूलिंग करती थी कौन, हमास, ठीक है, ये गवर्नमेंट थी वहाँ की। अब हम देखते हैं कि जो हमास यानी गाज़ा के अंदर हेल्थ मिनिस्ट्री थी, हेल्थ मिनिस्ट्री उस पे जो आपके जो जीतते हैं वो जीतते हैं पीए के लोग, ठीक है, पैलेस्टाइन अथॉरिटी के ऑफिशियल्स। तो इसी वजह से जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी है वो जो ऑफिशियल्स है वो है यहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री को कहीं ना कहीं हेड करते हैं, तो यही इसमें छोटी सी बात थी। और इसके अलावा देखा जाए कि डाटा कैसे मिलता है, तो डाटा मिलता है इनका कि जितने भी लोग जब डेथ के बाद जिनको मॉर्चरी के अंदर लाया जाता है उनका डाटा लिया जाता है, या हॉस्पिटल में जितने भी बेड होते हैं और उस पर किसी की डेथ होती है तो उनका डाटा लिया जाता है। और इन दो डाटों को मिला के जो हम देखते हैं कि 10,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है पैलेस्टाइन में, वो हर रोज कौन उसको वो करता है, जब पिछले 24 घंटे में 300 लोगों की डेथ होगी, पिछले 24 घंटे में इतने लोगों की डेथ होगी, तो उनको इन्फॉर्म किया जाता है बाय हेल्थ मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है वो, ठीक है, और वो कौन है आपको पता चलेगा, पैलेस्टाइन अथॉरिटी के वहाँ पे हेड है। नेक्स्ट हम चलते हैं 1 ईयर ऑफ प्रोजेक्ट चीता। तो प्रोजेक्ट चीता के बारे में हमें पता है कि कैसे पिछले साल नवंबर के अंदर इनको लाया गया था नामीबिया से, ठीक है, नामीबिया जो कि अफ्रीका की एक कंट्री है, उसके नीचे ही आपको साउथ अफ्रीका भी दिखेगा। और यहाँ पे हमारे पास चीते आते हैं, जैसे कि नामीबिया से कुछ चीते आते हैं 20, और कुछ चीते हम जो लेके आए थे 20 चीते वो हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से भी मंगवाए थे। तो इन्हीं के बारे में यहाँ पे बोलते हैं कि अभी तक क्या क्या हो रहा है। हमें ये भी पता है कि कैसे कुछ जो चीताज हैं उनकी डेथ हो गई थी, और कारण बहुत सारे कारण थे, जैसे कुछ चीताज का यहाँ पे इंडियन मानसून के टाइम पे जो साइंटिस्ट है जो उनको मैनेज करने वाले थे उन लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया कि इंडिया का जो मानसून सीजन होता है उस समय पे सदर्न हेमिस्फेयर के अफ्रीका के पार्ट में क्या होता है, विंटर होती है, और इसीलिए इनके अंदर विंटर फर जो है वो होने शुरू हो जाते हैं, और इसी वजह से जो इनको रेडियो कॉलर लगाए गए थे वहाँ पे इनका इन्फेक्शन हुआ और कुछ 1-2 चीताज की डेथ इससे हो गई। फिर यहाँ पे एक जो चीता था जिसने कुछ कब्स को जन्म दिया था उसमें से भी 3 जो बच्चे थे उनकी डेथ हो गई थी, और एक अभी है कैप्टिविटी के अंदर, यानी कि जिसको कहीं ना कहीं बांध के किसी एक एरिया के अंदर उनको वाइल्ड में नहीं छोड़ा गया, उसके अंदर उनको पाला जा रहा है। यहाँ पे ये भी देखने को मिला था कि कुछ चीताज ऐसे आए थे जो चीता एक्चुअली में वाइल्ड के अंदर छोड़ने के लायक ही नहीं है, और इसीलिए जिनमें से बर्थ दिया है जिसे एक चीता ने, वो भी उनमें से एक ऐसी थी कि जिनको वाइल्ड में नहीं छोड़ा जा सकता, और उनको कहीं ना कहीं जो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट है उन्होंने इस वजह से दिया हुआ था इंडिया को कि रिसर्च में उनके काम आएगी कि ये इन चीताओं को जो वाइल्ड में छोड़ दिया है उनके ऊपर कैसे काम करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा, पहले ये माना गया था कि जो सोचा गया था कि इंडिया के अंदर जो वाइल्ड होंगे, मतलब चीताज जो आएंगे उनको ज़्यादा समय वाइल्ड के अंदर रखना है, क्योंकि उसी के टाइम पे तो उनका रिप्रोडक्शन वगैरह होगा ना, क्योंकि मेन फोकस इंडिया का इन चीता से है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको रिप्रोड्यूस करवाएं सीजनली जो भी इनका सीजन आता है, और उसके बाद यहाँ पे चीता की जो क्वांटिटी है, चीता की जो पॉपुलेशन है, नॉट क्वांटिटी, उसको बढ़ाया जा सके इंडिया के अंदर। इसीलिए इसको वापस से प्रोजेक्ट चीता प्रोजेक्ट के नाम से इसको शुरू किया गया है। तो ये माना गया था कि कैसे जो नामीबिया की
चीताज हैं उनमें से जो नंबर 3 यानी मेल जो है उनको 3 महीने के लिए रखना चाहिए था वाइल्ड के अंदर। फीमेल्स को 5 महीनों के लिए जो वाइल्ड है यानी खुला जो क्षेत्र है उसके अंदर छोड़ देना चाहिए था कि वो लोग खुद शिकार करें, खुद वहाँ पे जिए। साउथ अफ्रीकन के जो मेल चीता आए थे उनमें से 7 महीने उनको बाहर रहने की ज़रूरत थी और फीमेल जो चीता थे उनको 5 महीने रहने की ज़रूरत थी। तो हम देखते हैं कि आइडली जो चीताज हैं उनको वाइल्ड के अंदर यानी इकट्ठा मिला दिया जाए सभी चीता को तो कम से कम 142 मंथ यहाँ पे निकल के आते हैं कि उनको रहना चाहिए था, उन सभी का टोटल ये निकल के आना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली में ये डाटा निकल के आता है सिर्फ 26 महीने का सभी का मिला के। तो ये सिर्फ 26 महीने, इतना ज़्यादा गैप यहाँ पे देखने को मिला। कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि पवन जो नाम का चीता है वो सिर्फ 1 महीना ही बाहर रह पाया 1.75। आशा है वो 4 महीने 37.3 दिन मतलब कुछ ऐसा रह पाई 7 घंटे। गौरव सिर्फ 4 महीने वहाँ पे रह पाया वाइल्ड के अंदर। शौर्या भी ऐसे, मतलब इन चीतों का सबका नेम और वो वैसे बहुत कम टाइम के लिए बाहर रह पाए हैं, वाइल्ड के अंदर इनको छोड़ा गया है। और बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई और अब इनको यहाँ पे रखा जा रहा है कि कैप्टिविटी के अंदर ही इनका रिप्रोडक्शन करवाया जा सके। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल है जो कि थोड़ा क्वेश्चनेबल है और वो सवाल ये है कि जो चीताज होते हैं यानी कि चीता जो फीमेल होती है वो अपने सबसे डिस्टेंट यानी उससे जो सबसे दूर का होता है यानी कि कोई भी मेल चीता उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना ठीक समझती है, पसंद करती है, रिप्रोडक्शन करना पसंद करती है। लेकिन क्योंकि ये नामीबियन चीता एक ही कैप्टिविटी के साथ यहाँ पे रखे हुए हैं इसीलिए जो फीमेल चीताज है वो इनके साथ इतना ज़्यादा मिलते नहीं है और हॉस्टाइल कंडीशन यहाँ पे देखने को मिली है। और इसी वजह से कुछ जो चीता है जब वो खुद से कुछ नहीं करना चाहते हैं तो 2 मेल चीताओं ने, ये भी इंसिडेंट हुआ था कि 2 मेल चीताओं ने एक फीमेल चीता को मार दिया था, ठीक है, क्योंकि वो परसुएड नहीं हुई जो भी था। और ऐसी घटनाएं भी यहाँ पे देखने को मिली हैं और इसी वजह से अभी तक जो ऑथर या एक्सप्लेन कर रहा है उनका मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको, क्योंकि ये वेस्टर्न मतलब छोटा है कूनो, उसके अंदर वाइल्ड में इतनी ज़्यादा रखने को जगह भी नहीं है कि पर चीता कितने उनको मिलना चाहिए। तो वो लोग वेस्टर्न या सेंट्रल जो इंडिया है वहाँ पर ये जाएंगे और ख़ुद वो इतना जा नहीं सकते दूर के अंदर, तो उनको रीलोकेट कर देना चाहिए, कुछ को किसी और नेशनल पार्क में, कुछ को किसी और नेशनल पार्क में। यहाँ पर सोल्यूशन भी देते हैं इस प्रॉब्लम का। यहाँ पर ये बताते हैं कि कैसे जो चीताज है, मान लीजिए यहाँ पे गिर नेशनल पार्क है, ठीक है, जो कि गुजरात के अंदर है। यहाँ पे कोई और नेशनल पार्क है जिसमें से कोई और आप एक चीता को यहाँ से उठाइए इंडियन को और उसको कूनो नेशनल पार्क में रख दीजिए, यहाँ को उठाइए यहाँ पे चल जाइए, तो ये डिस्टेंट होंगे। तो इससे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो चीता फीमेल चीताज जो है वो रिप्रोडक्शन का जो उनका काम है उसको कर सके। और यही पे अभी तक हमारा जो भी इसमें रिसर्च है वो हुई है। नेक्स्ट हम चलते हैं वाई भूटान फर्स्ट मिलिट्री ऑपरेशन 140 ईयर्स केम अगेंस्ट इंडिया इंसर्जेंट्स। तो यहाँ पे बताते हैं कि कैसे भूटान जो कि 140 साल तक कोई भी मिलिट्री से अपना वो नहीं करवाया था, मिलिट्री से कोई भी ऑपरेशन नहीं था, उन्होंने 140 साल बाद क्यों 2003 के अंदर ये इंसर्जेंट्स जो थे, मतलब इंडिया के जो इंसर्जेंट्स थे जो कि असम से थे, उन लोगों के खिलाफ इसको करवाया था 2003 में। तो क्या हुआ था कि असम से बहुत सारे इंसर्जेंट्स उठ गए थे, बहुत सारी ऐसे काइंड ऑफ वहाँ पे क्या बन गई थी, पार्टीज़ वगैरह बन गई थी जो कि खिलाफ जा रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट के। और उसमें से अगर मैं आपको 2-3 के नाम भी बताऊं तो जैसे कि नाम उनमें से थे समदूप जोकर जो था वहाँ पे इनको बनाया गया था। बहुत सारे यहाँ पे इंसर्जेंट्स बन गए थे, 500 से 600 लोग ऐसे थे जो बहुत सारा ऐसे काम कर रहे थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ थे। और जब उनके यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट वगैरह ने जब उसके वहाँ पे उनको पकड़ना चाहा था, वो लोग क्योंकि बांग्लादेश उस टाइम पे इंडिया का साथ दे रहा था और इसी वजह से वो उनको घुसने नहीं दे रहा था, तो ये लोग चले गए जो सदर्न भूटान है उसके अंदर, वहाँ पे जाके बस गए। वहाँ पे भूटान शुरू में पहले इनके साथ ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन जब इंडिया ने भूटान के ऊपर प्रेशर बनाया और भूटान को लगा कि इससे इंडिया के साथ उसके जो रिलेशन हैं, रिश्ते हैं वो ख़राब हो सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए
भूटान ने इन जो इंसर्जेंट्स थे ये इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। और भूटान की रॉयल आर्मी, एक्चुअली आप लोगों को पता होगा कि भूटान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। आज भी भूटान के अंदर क्या होता है कि भूटान के अंदर राजा रानी होते हैं, किंग एंड क्वीन होती है। और वही इसीलिए ये न्यूज़ में भी था, इसलिए इसको यहाँ पे लेके भी आया गया है, क्योंकि भूटान के किंग जो है वो 3 दिन के दौरे पे आए हुए थे असम में। पॉलिटिकल जो ये इनका दौरा है उसके ऊपर, तो असम में आए हुए थे और इसी असम से हिस्ट्री उनसे जुड़ती थी, तो इसको याद कर लिया गया है बस आर्टिकल के द्वारा। तो ये लोगों के जब ऊपर प्रेशर बनाए तो इन्होंने ऑफिशियली अपना रिपोर्ट जारी की, क्यों हम ऐसा स्टेप लेने वाले हैं। इन्होंने अपनी आर्मी को संदेश दिया कि वो साइमल्टेनियसली यानी एक साथ मिल के जितने भी वहाँ पे कैंप लगे हुए हैं, जितने भी इंसर्जेंट्स विद्रोही जो होते हैं वो वहाँ पे कैंप लगाए हुए हैं, उन सभी कैंप पे एक साथ हमला करें। और इसी से ये रिपोर्ट भी निकल के आई थी कि बहुत सारे, कम से कम 500 से 600 लोग उसके अंदर या तो मारे गए थे इन हमलों के अंदर, या फिर उनके जो कुछ लीडर थे, जैसे कि भीम कांता नाम का एक लीडर था। किस चीज़ का लीडर था? वो लीडर था ULFA का, उसको पकड़ लिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे जो लीडर थे वहाँ पे, चीफ थे, उनको पकड़ के इंडिया को दे दिया गया था। ऐसा इंडिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आई थी और उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई थी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमी पेज की तरफ। यहाँ पे बात होती है कि इंडियन के जो इंजीनियर गुड्स हैं, एक्सपोर्टर फ्लैग इन्वर्टेड ड्यूटी इशू हाई इनपुट। तो इंडिया बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, जैसे EU के साथ, यूरोपियन यूनियन है, उसके अलावा UK के साथ फ्री ट्रेड करना चाहता है और लगा हुआ उस चीज़ में कि फ्री ट्रेड क्या होता है कि हम भी आपके ऊपर कोई एक्सपोर्ट की ड्यूटी नहीं लगाएंगे, इंपोर्ट की ड्यूटी नहीं लगाएंगे, आप भी हमारे ऊपर कोई ऐसा ड्यूटी मत लगाइए, हम फ्रीली अपना ट्रेड, मैं भी आपके पास फ्री में जो भी सामान भेजना चाहता हूँ भेज सकता हूँ, आप भी मेरे पास फ्री में जो सामान भेजना चाहते हैं वो भेज दीजिए। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। इंडिया का और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का लिमिटेड ट्रेड जो वो बना हुआ है। अलग अलग कंट्रीज़ के साथ इंडिया ऐसा बनाना चाहता है ताकि जो इंडिया के एक्सपोर्ट है उनको ज़्यादा वो बढ़ा सके, ट्रेंड के जो रिश्ते हैं उनको ज़्यादा वो सक्षम बना सके, ज़्यादा मजबूत कर सके। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि इंडिया का जो फिनिश गुड्स होते हैं, इंजीनियर जो बन जाते हैं, उनके ऊपर तो मान लिया जाए कि GST कम है, लेकिन जैसे कि एग्जांपल देते हैं यहाँ पे कि जैसे कि मान लीजिए आपका जो खेत में यूज़ होने वाला कोई मतलब कि काम की कोई चीज़ है तो आप उसके ऊपर, तो आपने टूल्स हैं जो खेतों में फार्म्स के अंदर, उसके ऊपर 0 GST आती है, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन जिसमें रॉ मटेरियल का उसका इस्तेमाल किया गया उसको बनाने के लिए, जैसे कि आयरन आ गया है या फिर स्टील आ गया है, उनके ऊपर GST लगती है 18%। तो इसीलिए ये चीज़ महंगा हो जाता है और इनको बाहर भेजना, और इसीलिए इनके ऊपर फिर और ज़्यादा खर्च आता है कि आप एक्सपोर्ट ऐसे ये GST लगा के उसको महंगा बनाते हो, और इसी वजह से दूसरी जो कंट्रीज़ है फिर इन प्रोडक्ट्स को लेना नहीं चाहती। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस यही है कि शायद सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके ऊपर भी ये जो GST होती है उनको कम किया जाए। ऐसा किसका कहना? पार्लियामेंट में ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये रिपोर्ट रखी गई है और ऐसा उनका बयान है कि ऐसा हो जाना चाहिए। अब देखते हैं आगे ऐसा होगा या नहीं होगा, वो तो भविष्य में ही पता चलेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं नोटेबल एक्सेप्शन व्हाट्स इंडियाज़ एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017। तो ऐसा बोला गया है, नोटेबल एक्सेप्शन क्या होता है? ऐसा बहुत कम जो होता है कोई काम और कोई एक कंट्री उसको कर दे तो उसको एक्सेप्शन बोलेंगे। इसी तरह जो कि बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ऐसे कोई बिल्डिंग के कोड्स नहीं हैं जो कि इंडिया के अंदर है, तो एक बहुत एक्सेप्शन की बात है, क्योंकि ये ज़्यादातर कहाँ होते हैं? विकसित देशों में पाए जाते हैं। लेकिन इंडिया अपना खुद का बिल्डिंग कोड लेके आ गया था 2017 के अंदर ही, जिसके अंदर इंडिया ये बोलता है कि जो भी ऐसी जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह या फिर आपके स्कूल्स वगैरह हैं, तो ऐसी जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए गए हैं एनर्जी के कंजप्शन में। क्योंकि देखिए उनको एनर्जी चाहिए ज़्यादा, उनको 100 किलोवाट से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और गवर्नमेंट उनको अगर एनर्जी प्रोवाइड कर रही है तो गवर्नमेंट का ये पूरा अधिकार है कि वो अपने एनवायरनमेंट के लिए, देश की सुरक्षा के लिए उनसे कुछ ये भी बोल सके कि देखिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ, आपको इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। इनको निकालती कौन है? इसको जो बिल्डिंग कोड जो ये है ECBC आ गया, ये ECBC। तो ECBC 2017 जो है इसको निकाला किसके द्वारा जाता है? इसको निकालता ही है मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो पावर है
और उसका जो ब्यूरो है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी, तो क्या बन जाए BEE। तो इसको ये निकालते हैं, पब्लिश करते हैं, और अभी तक 23 स्टेट्स में, इंडिया के जो 23 स्टेट्स हैं उनके अंदर इसको नोटिफाई किया जा चुका है। 5 ऐसी स्टेट है जिनके अंदर नोटिफाई हो चुका है लेकिन रूल्स वगैरह नहीं बने हैं। उसमें से आती है गुजरात, आती है राजस्थान, आती हैं, तो 5 ऐसी और स्टेट है जिनके अंदर अभी ये रहता है। और यहाँ पे महाराष्ट्र भी है, जम्मू, लद्दाख है, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, मणिपुर यहाँ पे है, तो ये सारे यहाँ पे रहते हैं अभी। और बस अभी के लिए आज का तो न्यूज़पेपर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक मेरे साथ यहाँ पे बने हुए हैं। हैव ए ग्रेट डे।